Hello students, now we are going to start our next topic that we read up to last video, that how Gandhiji's view were on untouchables. Untouchables means दलित जिनकी बात हो रही है, गांधी जी का उन पे क्या व्यू था। जैसे गांधी जी ने उनको क्या किया, उनको हरिजन बोला। हरिजन मतलब द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। सो ऐसी लोगों के अंदर, इस टाइम के लोगों के दिमाग में ऐसी एक इमेज बन चुकी थी दलितों को लेकर कि लोग उनके साथ बैठना, उनके साथ उनसे अगर हाथ टच हो जाता था तो लोग उनसे हाथ धोते थे उनसे, उनको टच करने के बाद अगर गलती से भी टच हो जाए। तो इस तरह से लोगों के दिमाग में एक इमेज बन चुकी थी अनटचेबल्स की। सो गांधी जी ने को लगा कि अगर हमको आज़ादी चाहिए, एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो हमको भी जिस तरह से इन्होंने मुस्लिम्स को साथ में लिया और तमाम जितने भी रिलीजन्स थे, जितने भी कास्ट थी, उनको लिया, तो एक तरफ अकेले बचने वाली जो कास्ट थी वो थी दलित। सो गांधी जी ने उनको भी साथ में लिया। तो उनकी बहुत कोशिश थी साथ में लेने की, जिसके लिए उनके ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ उन्होंने एक समझौता किया, समझौता जिसका नाम था पूना पैक्ट। सो व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अंबेडकर्स डिमांड, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डिमांड उठाई थी कि उनको हरिजन जो हैं, जो दलित हैं, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग उठाई थी। कि उनको लगता था कि अगर किसी भी कम्युनिटी को हम अपग्रेड कर सकते हैं तो उसके एक रास्ता है, वो ये है कि उनको भी हम एक मौका दें पार्लियामेंट में बैठने का। सो पार्लियामेंट में बैठने के लिए चाहिए उनको एक रिजर्व्ड सीट, तो रिजर्वेशन की बात हुई थी। सो ही बिलीव्ड, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। सर यहाँ पर अम्बेडकर नहीं, यहाँ पर गांधी जी का सोचना था कि अगर हम अम्बेडकर की बात मान लेते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बात की थी कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए दलित के लिए। गांधी जी को लगा अगर हम उनको एक अलग से इलेक्टोरेट दे देंगे तो उनका एक अलग से कम्युनिटी बन जाएगी, एक अलग से इलेक्टोरेट बन जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हम इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे, हमारी सोसाइटी जुड़ नहीं पाएगी, बजाय जुड़ने के और क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी। अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी's पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। गांधी जी ने बात तो रखी, उनकी भी बात रखी, लेकिन एक समझौता किया कि हम आपको रिजर्वेशन सीट दे सकते हैं लेकिन इलेक्टोरेट नहीं। इलेक्टोरेट मतलब ये हो गया कि इलेक्शन लड़ने वाला भी दलित होगा, वोट देने वाला भी दलित होगा। सो इस तरह से क्या होगा कि दलित ही आपस में लड़ेंगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा कंट्री का। सो इस तरह से गांधी जी ने अंबेडकर के साथ थोड़ा सा बैठ के एक समझौता किया, जो सितंबर 1932 में एक समझौता आया, नाम जिसका था पूना पैक्ट। इट गेव द डिप्रेस क्लासेस, डिप्रेस क्लासेस मतलब कौन, जो शेड्यूल कास्ट था, रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट। सो उनको एक मौका तो मिला, उनको एक इलेक्टोरेट मिला, लेकिन जनरल मिला कि उनके लिए कोई अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, उनको जैसे नॉर्मल सब लोग लड़ते हैं उनको भी मौका मिलेगा, लेकिन रिजर्वेशन होगा सीट का, सिर्फ पूरे इलेक्टोरेट का नहीं। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात उठाई थी, जैसे अंबेडकर ने उठाई थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने उठाई थी फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। उसी तरह जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बात उठाई थी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। गांधी जी ने दोनों लोग को अपोज किया। ही अपोज द सेपरेट इलेक्टोरेट एज दैट कुड डिसइंटीग्रेट द सोसाइटी एंड नेशन। सो आप जैसे फोटो देख रहे हैं, गांधी जी ने पूरी कोशिश की थी कि हमारी कंट्री जो हो वो पूरी तरह से यूनाइट हो, किसी भी तरह से डिवाइड ना रहे। क्योंकि अगर ये डिवाइड हो गई, जैसे आज भी आप देख लीजिए उसका असर जो पड़ रहा है, मोहम्मद अली जिन्ना का अलग से डिमांड करना एक कंट्री का, एक नेशन का, आज भी उसका हम सब को अब उसका एक नुकसान उठाना पड़ रहा है। डेली आप सुन रहे हैं कश्मीर पे हमला हो रहा है, कश्मीर पे मार हो रही है, उसका रिजल्ट ये है। अगर ये डिवाइड ना हुआ होता तो शायद आज सब लोग खुशी खुशी रह रहे होते। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का डर जो उस टाइम था वो इसीलिए था कि आज तक उसके लिए लड़ाई हो रही है, लेकिन लोगों ने माना नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करते गए। गांधी जी ने अपोज किया, पूरी कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाए। कुछ जगह पर हो पाया, कुछ जगह पर नहीं हो पाया। बाद में क्या हुआ कि मुस्लिम्स एलियनेट हो गए। मुस्लिम्स का एलियनेट होना का मतलब क्या है, यहाँ जो बात हो रही है वो एक जनरल व्यू लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि हमें एक कंट्री, हमें एक यूनाइट करना था, उसको तोड़ने के पीछे बहुत से लोग हैं। जैसे कि मुस्लिम्स ने जो बात उठाई थी, डिमांड उठाई थी, भाई दलित जो है वो एनीहाउ क्या है कि वो तो हैं ही एक सेम रिलीजन के। अब यहाँ पर रिलीजन की बात आ गई, कास्ट हट गया तो रिलीजन आ गया। डोमिनेशन ऑफ हिंदू रिलीजन लीडर्स इन कांग्रेस उस टाइम की एक ही पार्टी बनी हुई थी। उस टाइम में सिर्फ जो पावरफुल और जो ज़्यादातर नेता लोग थे, जो लीडर्स थे, वो सिर्फ हिंदू थे। फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्लैश बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, कैंसिलेशन ऑफ डिमांड्स ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। देखिए, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आप कह सकते हैं, या आप एक तरह का प्लॉट कह सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं। एक तो कांग्रेस में हिंदू रिलीजन्स लीडर्स का ज़्यादा होना, मुस्लिम्स के लीडर्स का कम होना। दूसरा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस
जिसमें सारे लीडर्स बैठ के डिस्कशन करते हैं, उसमें भी थोड़ा सा वो हुआ, क्लैशेज हुई, थोड़ी लड़ाई हुई हिंदू मुस्लिम में। कैंसिलेशन ऑफ डिमांड्स ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, वहीं पर बात खत्म कर दी गई थी कि मुस्लिम्स के लिए कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बनेगा, जैसे कि डिमांड उठाई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कि सेपरेट इलेक्टोरेट बनेगा दलित का। सिमिलरली उठाया था मांग उसकी सेपरेट इलेक्टोरेट की मोहम्मद अली जिन्ना ने, लेकिन नहीं हो पाया, उसका डिमांड कैंसिल कर दिया गया। मुस्लिम्स फियर्ड दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज़ वुड बी समर्ज्ड अंडर द डोमिनेशन ऑफ अ हिंदू मेजोरिटी। ये मुस्लिम्स की नहीं सोच है, यहाँ पर किसकी सोच है? मुस्लिम्स पॉलिटिशियंस की सोच थी। मुस्लिम पॉलिटिशियन को लग रहा था कि अगर ये हिंदू रिलीजियस लीडर्स रहेंगे, अगर ये कांग्रेस में सिर्फ हिंदू रहेंगे तो उनकी चलेगी नहीं। उन्होंने उनके नाम पर क्या कर दिया, पूरे मुस्लिम्स का नाम डाल दिया कि मुस्लिम्स फियर्ड। अदरवाइज यहाँ पे डर किसको थी? मुस्लिम्स पॉलिटिशियंस को थी, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स नहीं चल पा रही थी। इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और मुस्लिम्स को क्या किया, एलिनेट कर दिया। एलिनेट मतलब होता है अलग कर देना, अलग कर दिया। नाउ फैक्टर्स हेल्प टू ग्रो नेशनलिज्म। इतने अलग होने के बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमको एक बना रही थी। वो क्या चीज़ें थी जो जिससे लगता था कि हाँ भाई हम लोग एक कंट्री के हैं या एक नेशन के हैं? वो था कॉन्सेप्ट ऑफ भारत माता। ये बहुत ज़रूरी था कि लोगों के अंदर एक फीलिंग लाना है कॉमन नेशनलिज्म की, कि हाँ भाई हम एक टाइम पर ठीक है हम हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के हैं, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए जो कॉमन हो। तो क्या कॉमन था? कॉन्सेप्ट ऑफ भारत माता. It was in the 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of Bharat Mata. Now if you remember, we read the allegory of France and Germany. Same they did in their country to bring the feeling of nationalism, and in the same way in our country it became with the Bharat Mata. The image was first created by Bankim Chandra Chattopadhyay in 1870s. He wrote Vande Mataram as a hymn to motherland. So उन्होंने एक तरह का क्या किया, नेशनल सॉन्ग भी लिखा. Moved by Swadeshi movement, Abhindranath Tagore painted his famous image of Bharat Mata. In this painting, Bharat Mata is portrayed as an aesthetic figure. She is calm, composed, divine and spiritual. तो भारत माता इंडिया को एक तरह से क्या किया, इन्होंने एक फिगर दिया, एक एलेगोरी दी, जिससे लोगों के दिमाग में यह कि एक इंडिया हमारी कैसी है. सेकेंड इज द फैक्टर्स हेल्प टू ग्रोथ नेशनलिज्म इज द इंडियन फोकलोर. इंडियन फोकलोर मतलब थोड़े से इंडिया के गाने हुए हैं. जैसे इन द लेट 19th century इंडियन नेशनलिस्ट बिगैन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स संग बाई बर्ड्स एंड दे टूर्ड विलेज टुगेदर फोक सॉन्ग्स एंड लीजेंड. These tales they believed gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces. It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past. ऐसी सी कहानियाँ लोगों ने लिखा जिससे क्या हुआ कि लोगों के दिमाग में ये आया कि नहीं यार हमारी कंट्री पहले बहुत पावरफुल थी. आप जैसे देखिए बहुत से ऐसे मूवीज़ बनती हैं जो पास्ट पे बनती हैं, कुछ ऐसे लीडर से बनती हैं, जैसे वो हो गया बाजीराव मस्तानी हुआ और जो भी चीज़ें ऐसे हैं. इसमें क्या होता है कि इस टाइम देखते हैं कि हमारे पास में जो हमारे फोर फादर्स रह चुके हैं या हमारे जो भी रह चुके हैं राजा महाराजा, वो कितने पावरफुल थे. इससे एक तरह का क्या था, फीलिंग आती थी नेशनलिज्म की. इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगैन कलेक्टिंग बैलाड्स, नर्सरी हिम्स एंड मिथ्स एंड लेट द मूवमेंट ऑफ फॉकलोर. बैलाड्स मतलब होता है कि ऐसे गाना जिससे क्या हो कि लोगों को अट्रैक्ट कर सकें. ऐसा एक तरह की वो होती है वीर गाथा, जिससे हम अपने वीरों के बारे में उसको बयान वो कर सकें, गाना गा सकें उनके बारे में. इन मद्रास नतिसा शास्त्री पब्लिश द मैसिव 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of southern India. He believed that the folklore was a national literature. It was the most trustworthy manifestation of people's real thought and characteristics. हर तरह से पूरे अब अगर देखेंगे तो इंडिया के हर कोने कोने में लोग क्या थे, इकट्ठा थे इंडियन फोकलोर बनाने में, ताकि लोग इस तरह से क्या उनके अंदर नेशनलिज्म एक तरह से आए. तीसरा था हमारा इंडियन फ्लैग. ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राइकलर फ्लैग रेड ग्रीन एंड येलो वॉज डिजाइन. इट हैड 8 लोटसेस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड अ क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स. मून और उसके ऊपर स्टार जो था वो शो कर रहा था कि हिंदू और मुस्लिम. पूरा ये एक फिगर बना दिया था कि हाँ भाई ये दिखा रहा है कि हम लोग यूनाइट हैं. By 1921, Gandhiji had designed the Swaraj flag. It was again a tricolor, red, green and white, and had a spinning wheel in the center, representing the Gandhian ideal of self-help. Carrying the flag, holding it aloft during marches became a symbol of defiance.
सो सिंबल बन गया। आप देखेंगे कि हर एक वॉर में क्या होता है कि जो जो एक ग्रुप होता है वो अपना झंडा लिए रहता है, फ्लैग। गांधी जी ने अपना एक फ्लैग बना दिया तीनों कलर का, और बीच में जो आज व्हील है, पहले क्या था, गांधी जी का चक्र था जो शो कर रहा था कि हम सेल्फ हेल्प कर सकते हैं अपनी। गांधी जी का आइडिया शो कर रहा था। ये भी एक तरह का क्या था, नेशनलिज्म था। हर किसी के हाथ में एक ही झंडा था जो ये शो कर रहा था कि वी बिलोंग टू अ सिंगल कंट्री, दैट इज इंडिया। नो फैक्टर दैट हेल्प टू, दैट इज़ द री इंटरप्रेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सो एक तरह से क्या हुआ, लोगों के बीच में एक फिर से वो चीज़ ग्रो की गई जिससे लगे कि हाँ भाई वी आर सेम फ्रॉम द सेम कंट्री। बाय द एंड ऑफ 19th century मेनी इंडियंस बिगैन फीलिंग दैट टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशन इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी थॉट अबाउट डिफरेंटली। अभी अगर हमें अपने बारे में जानना है, आज लोग क्यों इतने कमज़ोर पड़ेंगे, क्योंकि हमने अपना पास्ट खो दिया है। अगर आपको, एक बहुत पुरानी कहावत है, बहुत बढ़िया है कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ हिस्ट्री फर्स्ट लर्न द हिस्ट्री। अगर आपको एक इतिहास बनाना है तो आपको इतिहास पढ़ना होगा। सो यहाँ पर क्या है कि ऐसे ऐसे तरीके से हिस्ट्री बनाई जिससे लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म आए, कॉमननेस आया। The British saw Indians as a backward and primitive, incapable of governing themselves. In response, Indians began looking into the past to discover India's great achievements. ब्रिटिशर्स ने इंडियन को बिल्कुल ऐसा बना दिया जैसे कि इनके पास, हम लोगों के पास कोई किसी भी तरह का एटिक्वेट नहीं था, कोई मैनर नहीं था। और ये चला आ रहा था, ये उनकी बुक्स में चला आ रहा था कि इंडियंस के पास कोई भी मैनर नहीं था। बाद में जो लोगों ने देखा कि यार हमारी हिस्ट्री जो है वो बहुत गंदी तरीके से प्रिजर्व की जा रही है। लोगों को लगा कि नहीं, अब अपनी हिस्ट्री को हमें ऐसा लिखना होगा कि आगे आने वाली जनरेशन पढ़े और समझे कि हम कितने पावरफुल थे, कितने एटिक्वेट वाले थे, कितना हमारे अंदर मैनर था, जिसको ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल दबा दिया। They wrote about the glorious development in ancient times when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, crafts and trade had flourished. इस तरह से हिस्ट्री में ये सब चीज़ें को डिस्क्राइब किया गया जिससे हम आगे आने वाली जनरेशन ये जान सके कि हम लोग पहले से डेवलप थे, ना कि ब्रिटिशर्स ने हमको डेवलप किया। This glorious time in their views was followed by history of decline when India was colonized. These nationalist histories urge the readers to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable conditions of life under British rule. इस तरह से क्या हुआ कि इन लोगों ने चेंज की और चेंज करके ये बताया बुक में, ये बताया हिस्ट्री में कि हम लोग पहले से बहुत अच्छे थे, बहुत मैनर्ड थे। जब इंडिया कोलोनाइज्ड हुआ, जब इसके ऊपर सब्जुगेट किया, इसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने ओवर पावर किया, तब हमारी कंडीशन ख़राब हो गई थी। अदरवाइज़ हम पहले से बहुत डेवलप थे। ये हिस्ट्री चेंज की गई, तब जाके हमारे क्या हुआ, लोगों के अंदर नेशनलिज्म आया कि हम पावरफुल थे, ना कि हमें बनाया गया। So now we are going to know this difference between the non-cooperation movement and civil disobedience movement. क्या डिफरेंस है दोनों का? सबसे पहले जो स्टार्ट था वो क्या था, वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बाद में आया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि गांधी जी ने कहा था पहले हम नॉन कॉपरेट करेंगे, अगर वो फेल होता है तो हम फिर स्टार्ट करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट इज कंसिडर्ड द वॉन्सेट ऑफ दिस मूवमेंट, पहले स्टार्ट हुआ। और सिविल डिसोबीडियंस क्या था, सॉल्ट मार्च इज कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ दिस मूवमेंट। सेकंड है, इट वॉज डन इन वन फेज, इट वॉज डन इन टू फेजेज। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दो तरीके से चला, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक ही चला, बाद में रोक दिया गया था विद द चौरी चौरा केस। थर्ड है वुमेन पार्टिसिपेशन वॉज लेस, सिविल डिसोबीडियंस में वुमेन पार्टिसिपेशन वॉज मोर। इट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू वायलेंट इंसिडेंट एट चौरी चौरा। फोर्थ है पॉइंट नॉन कॉपरेशन का, एंड इट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू पैक्ट बिटवीन इरविन एंड गांधी जी। फिफ्थ है द एम ऑफ मूवमेंट वॉज नॉट टू बी कॉपरेट, और इसका था द एम ऑफ मूवमेंट वॉज नॉट टू ओबे एंड नॉट टू कॉपरेट। दोनों चीज़ें था, ना उनको कॉपरेट करना ना उनकी बात मानना है। So this was the chapter. Hope you understand well. If you have any problem, then we'll discuss afterwards. Thanks.